वेलकम एस्पिरेंट्स। मैं जयेश कुमार मिश्र आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है 72 बीपीएससी एंड रोल ऑफ पीवाईक्यू। तो टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पीवाईक्यू क्या है, क्या पीवाईक्यू केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या उनका एक गहरा मतलब भी होता है, इस बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो अंत तक वीडियो के बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ लेकर के ही जाएंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे, कि बीपीएससी में पीवाईक्यू का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन करंट अफेयर्स के भी पीवाईक्यू आपको देखने चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता है कि करंट में कैसे सवाल वो पूछ रहा है। तो आज जरा हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पीवाईक्यू आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण है और 72 बीपीएससी वालों को अपनी तैयारी में पीवाईक्यू को क्यों इंटीग्रेट करना चाहिए और हैविली उससे लाभ लेना चाहिए। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पीवाईक्यू का महत्व है उसके बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करूं, तो पहला पॉइंट यह है कि प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1990 से लेकर 2025 तक बीपीएससी ने काफ़ी पेपर लिए हैं, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, तमाम 150 प्रश्न वो हर साल पूछता रहा है। तो अगर आप सभी टॉपिक के पीवाईक्यू को अच्छे से कवर कर लेते हैं, सभी टॉपिक के पीवाईक्यू को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं और उनको ठीक से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में उन्हीं प्रश्नों में से 150 में से लगभग 35 से 40 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 150 में से 35 से 40 प्रश्न, या इवन मोर देन दैट। कई 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 पेपरों में 50 प्लस क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि पीवाईक्यू जब आप करते हैं तो ये आपकी तैयारी को ऑलरेडी 40 टू 50 क्वेश्चन प्लस पॉइंट पर ले जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न पत्र की प्रकृति को समझना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बीपीएससी का अपना एक पैटर्न है, और प्रश्न पत्र की प्रकृति को समझे बिना आप अगर परीक्षा में जा रहे हैं तो आधी अधूरी तैयारी के साथ ही जा रहे हैं। पीवाईक्यू के माध्यम से आपको पेपर ब्रेकडाउन समझ में आ जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। किस एरिया पे फोकस तो करें, लेकिन अगर उतना नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन बताया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। अब साथियों, यहाँ बात करते हैं ज़रा, तीसरा पॉइंट ये है कि बीपीएससी का माइंडसेट समझ में आ जाता है। देखिए साथियों, हर आयोग का अपना एक माइंडसेट होता है। तो पहला पॉइंट अगर ये था कि पीवाईक्यू जब आप लगाते हैं तो आपको न केवल 30 से 40 या 50 प्रश्न रिपीट होने की संभावना रहती है, साथ ही साथ जब आप पीवाईक्यू करते हैं तो आपको बीपीएससी का माइंडसेट धीरे धीरे समझ में आने लगता है। सवालों के पैटर्न क्या हैं, यूपीएससी व यूपीपीसीएस से कितना अलग है, और किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान हमको देना है। देखिए साथियों, अगर आप 1990 से लेकर अभी तक, मैं आगे चर्चा करूंगा उस पर, अगर आप 1990 से लेकर अभी तक बीपीएससी के जो आप पेपर देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से एक विभाजक रेखा, एक डिवाइडिंग लाइन दिखाई देगी कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट परीक्षाओं से कितना अलग है, और बीपीएससी के सवाल पूछने के पीछे की फिलॉसफी क्या है। तो जब एक बार आप कई सारे पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, कई सारे पेपर्स आप देख लेते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि आयोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो बहुत सारे बच्चों की कुछ कुछ टॉपिक्स में अच्छी तैयारी होती है, कुछ कुछ टॉपिक्स में थोड़ा वीक होते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको अपने वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया पता चलने लगते हैं। एक तो ये समझ में आ जाता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मेरा खुद का कौन सा एरिया ज़्यादा मजबूत है और कौन सा एरिया अभी मैंने कवर नहीं किया है या मेरा वो वीक है, वो आपको समझ में आने लगता है। सवालों की रेंज आपको समझ में आने लगती है।
कि सवालों की रेंज क्या है। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सभी कुछ बताऊंगा, आप बस बने रहिए। कि किसी टॉपिक को आपने पढ़ लिया और आपको लगा कि हमने उसको अच्छे से कर लिया है, लेकिन जब आप PYQ लगाते हैं तब आपको पता चलता है कि इसी टॉपिक में क्वेश्चन की रेंज बहुत ज़्यादा हाई है और हमने जो है क्वेश्चंस को लिमिटेड रूप से पढ़ा। तो तब आप ये जो है आपको ये पता लगने लगता है कि अभी उस टॉपिक में या पार्टिकुलर टॉपिक में हमारी तैयारी अधूरी है। तो कहते हैं ना कि लेवल पता चल जाना। तो जब आप PYQ लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया मॉडर्न हिस्ट्री में और आपको लगा कि मुझे बहुत अच्छे से वो असहयोग आंदोलन पता है, लेट्स से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन जब आप PYQ लगाते हैं तो उसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं था। तो आपको ये पता चल जाता है कि सवालों की जो रेंज क्या क्या है, रेंज किस लेवल तक जा सकती है, आपको ये समझ में आने लगता है। इसीलिए पिछली वीडियो में भी मैंने बार बार आपसे कहा था कि PYQs चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हों या फिर अन्य सब्जेक्ट के, आपको PYQs जरूर लगाने चाहिए। जो आते हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं आते हैं उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। समझने वाली चीज़ है तो समझ लेना चाहिए, और उन टॉपिक्स पर आपको फिर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको समझ में आ जाते हैं। करंट अफेयर्स पे मैं एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो 69, 70 और 71 के करंट अफेयर्स के ऊपर आधारित होगा कि अब पिछले 2-3 साल से BPSC ने करंट अफेयर्स में अपने सवालों की रेंज किस सीमा तक बढ़ा दी है। अभी पुराने पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि तब करंट अफेयर्स की रेंज उतनी वाइड नहीं थी, लेकिन 69, 70 और 71 में करंट अफेयर्स की जो रेंज है उसमें क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो 70th के क्वेश्चन पेपर में आपको याद होगा कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे वो चुनाव जीत कर आए। सबको पता था उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, लेकिन BPSC ने सवाल पूछा था वो किस विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं, और ये पूरी लाइन PD में प्रतियोगिता दर्पण में दी गई थी। लेकिन चूंकि लड़कों ने केवल उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम पढ़ा और अंदर जाके ये नहीं पढ़ा कि उनकी विधानसभा की सीट कौन सी थी, क्योंझर विधानसभा सीट थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप PYQ लगाते हैं तो आपको ये पता चलने लगता है कि अब सवालों की रेंज कहाँ जा रही है। 71 BPSC के पेपर में भी बहुत सारे बच्चे केवल इसलिए उसमें प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि वो परंपरागत तरीके से करंट पढ़ रहे थे। लेकिन 70वीं में ही BPSC ने इशारा दे दिया था, 70वीं में ही BPSC ने इशारा दे दिया था कि अब सवालों की रेंज मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। इसीलिए 69, 70 और 71 इन तीनों पेपर की एनालिसिस करते हुए करंट अफेयर्स के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब आते हैं साथियों ज़रा एक चीज़ और, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको पेपर का ब्रेकडाउन समझा दिया था। पेपर का ब्रेकडाउन मैंने आपको समझा दिया था कि किस किस तरह से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस किस टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब अगर इस जो है पूरी चीज़ को अगर हम समझें तो हिस्ट्री के मैंने आपको बताया था 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर आप PYQs देख लें तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हिस्ट्री में ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। प्राचीन भारत के 5 से 6 प्रश्न, मध्यकालीन भारत के 5 से 6 प्रश्न और आधुनिक भारत के 18 से 20 प्रश्न। इसका मतलब है कि BPSC आपको सिग्नल दे रहा है कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को तो आपको करना ही है, मेरा स्पेशल फोकस आधुनिक भारत पर भी रहता है। इसलिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को अच्छे से करने के साथ आपको आधुनिक भारत पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पिछले प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, मॉडर्न इंडिया इज़ द किंग। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को आप हल्के में लें। मेरे कहने का मतलब है कि आधुनिक भारत को आपको बहुत अच्छे तरीके से गढ़ने की ज़रूरत है। अब साइंस में ज़रा दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं। साइंस में वैसे तो पूरी ही साइंस पढ़ने की आवश्यकता है, जो जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके लिए लूसेंट है, घटना चक्र है। अभी कुछ पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें लोग कह रहे थे सर NCERT आपने नहीं बताया। देखिए, अगर पेपर 5 या 6 महीने अभी बचा होता, समय बचा होता, तो मैं हर एक सब्जेक्ट की NCERT रिकमेंड कर देता।
आपको कुछ की टॉपिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम कंस्ट्रेंट है और सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा साइड में रख दिया था कि अभी वैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तब जब 6-7 महीने बचे हों पेपर के। अभी सुनने में आ रहा है कि पेपर जो है आपका सितंबर में हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अक्टूबर में होगा, लेकिन अगर सितंबर में भी होता है तो आपके पास अब 50-60 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है। तो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना देख लें, अभी लूसेंट और घटना चक्र से आपका काम चल जाएगा। साइंस के क्वेश्चन अगर आप बार बार देखें तो साइंस के क्वेश्चन में वो पूछता सभी कुछ है, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, जितनी भी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और नॉर्मली वो 10-10-10 क्वेश्चन पूछता ही है। लेकिन साइंस में लाइट वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। आपको याद होगा 69 बीपीएससी में लाइट हर कोई कवर करके जाता है, लेकिन 69 बीपीएससी ने उसने सवाल की एक रेंज बढ़ा दी थी कि अगर 3 तरह के कलर को आपस में मिलाया जाए तो वो चौथा कलर कौन सा बनेगा। ये क्वेश्चन आपको याद होगा। थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट, विलियन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बीपीएससी को बहुत ज़्यादा प्यार है, एसिड बेस्ड सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लांट किंगडम, 67 या 68 बीपीएससी में प्लांट किंगडम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा सेल, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और बोन्स, लिगामेंट, टेंडम, और जो है आपका वर्क एनर्जी, और जो ह्यूमन डिजीज़ हैं, मानव रोग और उनके निदान, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर वो सवालों की रेंज बढ़ा बढ़ा के पूछता है। उसने वेक्टर वैक्सीन पूछी हुई है। हालांकि ये सारे पोर्शन लूसेंट में भी कवर किए गए हैं, और अगर आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि बीपीएससी किस तरीके से सवालों की रेंज बढ़ा रहा है। तो जब भी आप पीवाईक्यू करें, उस पीवाईक्यू को लगा लें, जो आता है उसको याद कर लें, जो आता है उसको लगा लें, जो नहीं आता है उसको वहीं समझ लें। अगर कंसेप्चुअल चीज़ है तो समझ लें, रटने वाली चीज़ है तो याद कर लें, लेकिन साथ ही साथ उसको एक कॉपी पर नोट कर लें कि सवालों की रेंज कहाँ कहाँ तक जा रही है। अभी थोड़ा और डिटेल में हम चर्चा करते हैं। साथियों, अब जरा मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूँ। इकोनॉमिक्स में मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बताया था कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको एक सीधा सिग्नल ये मिल जाएगा कि बीपीएससी लव्स डेटा, आयोग को डेटा से प्यार है। और इसमें जो सवालों की रेंज है वो यहाँ तक जाती है कि एक्सटर्नल ट्रेड में जो मार्च से जून तक या पिछले साल के 6 महीने से अभी तक भारत का आयात निर्यात का डेटा क्या है, वो ट्रेड बैलेंस का डेटा पूछ लेता है कई बार। आरबीआई की रिसेंट मॉनिटरी पॉलिसी और रिपोर्ट्स में आरबीआई ने कौन से डेटा सेट किए हैं। 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन था कि आरबीआई ने 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन का टारगेट कितने % रखा है। तो जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको न केवल ये पता चलता है कि सवाल कौन कौन से बन रहे हैं, बल्कि सवालों की रेंज भी पता चलती है, और आपको आयोग का एक दर्शन, एक फिलॉसफी, सवाल पूछने के पीछे उसकी समझ क्या है, आपको ये भी पता चलती है। रीसेंट एग्रीमेंट्स अभी जितने भी हुए हैं उसमें क्या क्या जो है सहमतियां बनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें अप्रूव हुई हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। बजट के भीतर फिस्कल डिफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये एक ऐसा डेटा है जो हर दूसरे तीसरे साल वो पूछता है। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, ये भी एक ऐसा डेटा है वो जो हर दूसरे तीसरे साल में एक बार पूछता रहता है। आपका राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, इसका डेटा वो अक्सर पूछता है। इसलिए जो भी आप करंट अफेयर्स में या बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा किताबों में दिए रहते हैं, और जब आप पीडी पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल ट्रेड का डेटा जो है, आपका आयात का डेटा, निर्यात का डेटा, किस देश के साथ आपका ज़्यादा निर्यात हुआ है, कितने बिलियन डॉलर्स का हुआ है। अगर कोई रिपोर्ट आई है कि चाइना के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का डिफिसिट हो गया है, तो वो एग्जैक्ट डेटा भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि मार्च से सितंबर के बीच में चाइना के साथ जो है हमारा जो व्यापार था, जो ट्रेड था, उसमें हमारा व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट कितने बिलियन डॉलर था। तो जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आइडिया लगने लगती है। भारत का फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी कितना है, हर तीसरे चौथे महीने ये अपडेट होता रहता है। तो वो आपसे मार्च का पूछ सकता है कि मार्च 2026 ख़त्म होते होते भारत का कितना था, या जून 2026 ख़त्म होते होते भारत का कितना था। तो जब आप पीडी पढ़ें इन सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन करते हुए चलें,
क्योंकि PYQ ने आपको ये सिग्नल दे दिया है कि BPSC इन इकोनॉमिक्स लव्स डेटा। जो मैंने बताया था कि आपको लूसेंट और PYQ कर लेने चाहिए, बजट इकोनॉमिक सर्वे कर लेना चाहिए, और जितना भी मैंने आपको बैंकिंग, पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, वो सभी कुछ बताया था, डेवलपमेंटल स्कीम्स। इसके साथ जो मैं नई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि BPSC को डेटा से प्यार है, और जितने भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डेटा आते हैं, या PD में डेटा अपडेट होकर के हर दूसरे तीसरे महीने आते रहते हैं, या RBI की मॉनेटरी पॉलिसी या कोई नई पॉलिसी में RBI ने अगर कोई डेटा दिया हुआ है कि हमारा ये टारगेट है, वो उसको पूछता ज़रूर है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। बिहार स्पेशल में मैं आपका ज़रा ध्यान लेके जाना चाहूँगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सेगमेंट होने वाला है। बिहार स्पेशल के आप PYQ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो प्राचीन भारत मिडिएवल से सवाल पूछता है। उसके बाद उसका ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे, उसमें भी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं उनका इंडिया में अराइवल, उसके बाद जो बिहार में कई तरह के विद्रोह हुए हैं वो उस तरह की चीज़ों को पूछता है। किस यूरोपीय कंपनी ने बिहार में किस जगह कंपनी की स्थापना की, वो इसके सन अक्सर पूछता रहता है। साथ ही साथ बिहार में विद्रोहों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, वो सब आप जानते हैं। वो सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। बिहार का रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, बिहार की पत्रकारिता, बिहार बंगाल से अलग होने के लिए जो मूवमेंट चला है उसमें कौन कौन से अखबार निकले हैं, हिंदी का अखबार कौन सा था, इंग्लिश का अखबार कौन सा था, किन किन लोगों की भूमिका रही है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, किसान आंदोलन 1920, 1930, 1942 का जो मूवमेंट रहा है उसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, प्रमुख दार्शनिक वो उनकी रचनाएं। बिहार में बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, विद्यापति हुए हैं, मंडन मिश्र हुए हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर, रत्नाकर ठाकुर, बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ है। तो उसमें से कोई एक रचना दे देगा और आपको पूछ लेगा ये किस भाषा की है और इसके लेखक कौन है। तो जब आप PYQ देखते हैं तो आपको क्वेश्चन की रेंज धीरे धीरे पता आपको लगने लगती है। साथ ही साथ बिहार का जो किसान आंदोलन है, 1929 से पहले भी किसान आंदोलनों की एक परंपरा रही है, जिसमें मुंगेर में, दरभंगा में बहुत सारे किसान मूवमेंट हुए हैं। उन सब के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपका मधुबनी चित्रकला हो गया, विभिन्न भाषाओं का विकास हो गया, और जो है आपकी ये भागलपुर में चित्रकला का विकास हुआ है जिसमें मंजूषा चित्रकला है, कई सारे लोगों का उसमें योगदान है। तो आपको इन सारी चीज़ों पर आपकी पकड़ रहनी चाहिए। ज्योग्राफी का जो सेक्शन है दोस्तों, बिहार की ज्योग्राफी, उसमें परंपरागत से लेके अब उसने सवालों की रेंज बढ़ाना शुरू कर दिया है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में वो पहले बिहार की सीमाएं, सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जो उत्तरी बिहार है वहाँ पर कौन सा जो है ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है, साउथ बिहार में कौन सा है, मुंगेर की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, विंध्य रोहतास क्रम की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, नदियाँ, आपके इस तरह के सवाल वो अक्सर पूछता रहा है। उद्योग धंधे वगैरह ये अक्सर पूछता रहा है। पर 70th BPSC का एक क्वेश्चन में जिसकी तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा, बिहार स्टेट हाइड्रो पावर जनरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर था 1982। ये क्वेश्चन 70th BPSC में मुझे नहीं पता था, मुझे छोड़ना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि परंपरागत क्वेश्चन से हटकर अब वो इस तरह से भी सवाल पूछ रहा है कि अगर बिहार में किसी कंपनी की स्थापना हुई है, चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी हो, उसका आप सन भी ज़रा देखते चलें। साथ ही साथ सिंचाई परियोजनाएं, एग्रीकल्चर में रोड मैप, कृषि रोड मैप, सिंचाई में नलकूपों का कितना योगदान है, इसका कितना योगदान है, कुओं का कितना योगदान है, नहरों का कितना योगदान है, कितना सिंचित क्षेत्रफल है, ये सारा डेटा आपको पता रहना चाहिए। कई तरह के थर्मल पावर प्लांट आज बिहार में इस समय, हाइड्रो भी और बिजली से चलने वाले भी, उसकी बहुत सारी जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो आप 70th का ये जो क्वेश्चन है, BSHPGL की स्थापना कब हुई थी, इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, कोई कंपनी बनी है या कोई जो है परियोजना लगी है, वो कब लगी है, किस सरकार के सहयोग से लगी है, किसी विदेशी का योगदान तो नहीं था, कोई फॉरेन गवर्नमेंट का योगदान तो नहीं था। तो इन सारी चीज़ों पर आप अपनी नज़र बना करके रखें। तो PYQ आपको ये बताता है कि सवालों की रेंज कहाँ तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। PYQ पढ़ने का तरीका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इसमें जो मैंने लिखा है इसको आप ज़रा आप भी पढ़िए अपनी स्क्रीन पे, कि जो सवाल आपको आते हैं उनमें कोई समस्या नहीं है।
जो नहीं आते हैं आप उन्हें समझ लें, अगर समझने वाली चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ है, जैसे साइंस की बहुत सारी चीज़ें, ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं, उसको आप वहीं समझ लें तथा याद कर लें। साथ ही साथ जो नहीं आती उसको आप याद कर लें तथा उसको नोट कर लें। कारण क्या है कि जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो आपके हाथ में एक पेन और एक रजिस्टर होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को नोट कर लेते हैं तो आपकी समझ विकसित होती है कि क्वेश्चन की रेंज कहाँ तक है, मेरी लिमिटेशन कहाँ तक है, और अभी मुझे अपनी तैयारी को कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। जो प्रश्न नहीं आते हैं लूसेंट या किसी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ लें, टॉपिक की कवरेज को माइंड में सेट करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कई बार वो पूछता है कि चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं साइंस में, वो रासायनिक सूत्र वगैरह पूछता रहता है कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक फॉर्मूला बताइए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसको याद कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ तुरंत आपके माइंड को ये सिग्नल पहुंच जाना चाहिए कि अगर चिली साल्ट पीटर का पूछा है तो किसी साल ऑयल ऑफ पेट्रोल का पूछ सकता है, एप्सम सॉल्ट का पूछ सकता है, फेरस सॉल्ट का पूछ सकता है। तो जितने भी प्रकार के रासायनिक सूत्र हैं मुझे देखने पड़ेंगे। अगर किसी साल उसने ये क्वेश्चन पूछा कि किसी अभिक्रिया में, किसी रिएक्शन में कैटेलिस्ट कौन सा था, अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को वहीं देखें। और साथ ही साथ आपके माइंड में तुरंत सिग्नल पहुंच जाना चाहिए कि अगर इसने ये पूछा है तो किसी दूसरी अभिक्रिया का, किसी दूसरे रिएक्शन का भी ये उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट पूछ सकता है। तो तुरंत आप उस जो है टॉपिक को या तो लूसेंट से या घटनाचक्र से तुरंत आप उसको कवर करें कि जो जो आठ 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 10 या 15-20 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, रिएक्शंस हैं, मुझे सभी के कैटेलिस्ट पता होने चाहिए। जो मैं पहले जिक्र कर रहा था 70th बीपीएससी में, लाइट मैंने बहुत अच्छे से, 69 का सवाल है, लाइट मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, लेकिन जो एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था कि जो 3 कलर की लाइट को अगर आपस में मिलाएंगे तो चौथा कलर कौन सा बनेगा। तो जब मैं घर पे आया तो फिर उस दिन मैंने जो है जितने भी प्रकार के रंग संयोजन हो सकते हैं उसको मैंने तैयार किया। तो साथियों, पीवाईक्यू केवल पीवाईक्यू नहीं है, वो किसी भी आयोग का दर्शन, उसकी फ़िलॉसफी, उसके सोचने समझने का तरीका, और वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है ये बताता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू आप ज़रूर देखें, उस पर ज़रूर कमांड होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का डेटा हर साल बदलता रहता है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि करंट अफेयर्स के पीवाईक्यू भी आपको देखने चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता है कि सवाल कहाँ तक पूछे जा रहे हैं। 69, 70th और 71st, इन तीनों के करंट अफेयर्स के जो पीवाईक्यू हैं उसको लेकर के मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाऊंगा कि अब सवालों की रेंज कहाँ तक है और आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, बने रहिए मेरे साथ। अभी एग्ज़ाम की डेट कोई फिक्स नहीं हुई है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर, पर मैं आपको दोबारा ये सलाह दूंगा कि आपको सितंबर ही मानकर तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अक्टूबर नवंबर ये सब माइंड में, क्योंकि अभी एक तो फिक्स नहीं है, अगर ये सब आप माइंड में लेके चलेंगे तो आप ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए सितंबर को ही डेडलाइन मान के चलिए। आगे टलता है, नहीं टलता है, वो आगे की बात है। उस चक्कर में अपना समय मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि समय अब ऑलरेडी आप लोगों के पास ज़्यादा बचा नहीं है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि पेपर का ब्रेकडाउन क्या है, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, टाइम डिवीज़न क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको सब बता दिया है। साथियों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी प्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और प्री क्वालिफाई करें और मेंस लिखें, ऐसी मेरी कामना है। बी डिसिप्लिन्ड, बी कंसिस्टेंट, वर्क डेली, स्टडी डेली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।